99 पेज नंबर 99 गोदान का वाचन करती हूँ। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा तो यह आपका आशीर्वाद था। शाबाश, खन्ना ने गर्व से कहा। जी हाँ, यह मेरा आशीर्वाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए ना कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज भी भर दें और शंकर के हिस्से का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद है। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा। जरा सोच लेने दीजिए, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तक्खा की थी। मिर्ज़ा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज़ की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। कौंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेश्वर भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े, न अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शौक था शायरी और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकल चुके थे। मिस्टर तक्खा दाव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़गा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त थे। यहाँ मुहावरों का उपयोग है। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें, तालुकेदार को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही इनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पौड़े जो उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उनका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब सांप्रदायिकता दल पर जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों ने उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनके किस नीति पसंद न करें, पर वह स्वभाव के इतने नर्म थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिस्टर खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया। जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तक्खा के मामले की बात छिड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे। आपके लिए तो मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले। अब की मैं खड़ा ही न हुआ। तक्खा ने पूछा, क्यों? मुफ्त के बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों के बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेजी। इनसे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी नहीं इतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर कौशल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौशल में आग लगा दूँ।
जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह बिहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वह बाजी ले जाता है। जिसके पास रुपए हैं, रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े दिखने वाले, बोलने वाले, जो अपने जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरह चाहे फेर दें। सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते। मैंने तो इरादा कर दिया है कि अब इलेक्शन के पास ना जाऊंगा। मेरा प्रोपेगंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने में बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह के खजाने एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़ों सी कर, लड़कों के पढ़ा कर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहा, तो यह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल ये मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार महावर मिलना चाहिए। यह लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का झुंड चढ़ना हुआ नजर आया। मिर्जा ने मुख पर शिकार जोश चम्मच उठाया, बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा, वह मरा। इस उत्तम ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाश दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। यहाँ पर शिकार खेलने गए, लेकिन अब शिकार का वो नहीं है, क्योंकि पशु को मारना जुर्म है। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ी काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन पर गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था, आंखें पत्थर आ गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम ना होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले उसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निष्पाद पड़ा रहा। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोड़ियां कर लो, उसका कीमा बना लो, उसे व्यवहार भी ना, उससे खबर भी ना होगा। उसके क्रीडामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उसकी कौड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियों भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती रहती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। मरे हुए हिरन को देखकर मिर्जा सोच रहे हैं। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ ले चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो, वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तू इसे ले जा। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे में तो मैं ना ले जाऊँगा सरकार। आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, और मैं कैसे ले जाऊँ? उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया है तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते रह कर मिर्जा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी ने धर्म के इतने पाबंद ना थे। 10 साल से
उन्होंने नमाज ना पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका ना करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तख्खा अभी तक तटस्थ से वही पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में ना आ रहा था कि मुआवला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तख्खा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोला, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको नहीं होगी। तख्खा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मर्जा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ ना कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते ना सही, आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन आपको इसमें क्या तमामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे उनकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद ना खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट तो 16 आने उनकी तरफ है ही, हुक्मा भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज या जाहिर कर देने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मुआवले में आपको कुछ नहीं करना है। आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरह से एक मैनिफेस्टो निकाल दूं और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नकद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तख्खा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न आने दिया। मुझ पर किसी लानत चाहे भेजे, मगर रुपए का लानत भेजकर आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं। तो इस मुआवजे में क्या आप फैसला तबादिल नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी ना खरीदना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिए। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पाँव चूमते थे। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को खुदगर्ज बना देती है। इतना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस ना हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता है, उसका कोई मेल ना हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे
लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया पर स्थूलकाय तख्ता पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेज से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया था और दम लेने लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने संकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार, तो लाओ कुछ देर में ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डील डोल से उनसे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो कि मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूर का ही काम है। मैं तुम्हारा दुगना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषार्थ अपना अपमान ना सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा ली और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूर किया और 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में सीमा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तख्ता की गर्दन पर रख दूं तो मज़ा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इसका मज़ा भी देखें। लेकिन बोझ उतारे कैसे? दोनों अपने दिल से कहेंगे। बड़ी जवामर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम भी ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेंगे मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान ना हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूँ और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब आ पहुँचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ, वल्लाह आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर मेंबर मुनीम कन्वेंशन जो कुछ कहिएगा बन जाऊँगा। अब इस आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद।